Good morning, all of you. Myself Kavita, and today I will give seminar on the topic type of reaction channel in particle induced nuclear reaction. These are the content of my talk: introduction, then heavy ion induced reaction, role of Coulomb barrier, role of impact parameter, then literature survey, and after that reference at the end. Now, what is nuclear reaction? न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, वन इज़ प्रोजेक्टाइल एंड अदर इज़ टारगेट. दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड आफ्टर इंटरेक्शन दे विल give residual nucleus and ejectile. Generally, nuclear reaction is represented by this reaction: small a projectile, capital X target, then it gives the residual nucleus which is represented by Y and emitted particle. Now comes to the nuclear reaction types. There are different types of nuclear reactions like radiative capture, nuclear photoelectric effect, photodisintegration, elastic scattering, inelastic scattering, and the transfer reaction. We will discuss all this reaction one by one. Now, first one is radiation capture. जो अभी आपको ऊपर इक्वेशन दिख रही है, a plus x equal to y plus b. In this reaction b is a gamma ray और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम रेडिएशन कैप्चर. सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फोटो इफेक्ट. अबाउ इक्वेशन न्यूक्लियर इफेक्ट, अगर ए हमारा क्या होगा, गामा रे, तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर फोटो इफेक्ट. ठीक है, जो ए है, अगर प्रोजेक्टाइल हमारा गामा रे हो जाएगा तो हम उसे न्यूक्लियर फोटो इफेक्ट बोलेंगे. थर्ड फिनोमिना इज फोटो डिसइंटीग्रेशन. इट इनवर्स ऑफ रेडिएटिव कैप्चर. ये रेडिएटिव कैप्चर का ही इनवर्स है. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस फोटोन को अब्जॉर्ब करता है, एक्साइट होता है और एक्साइट होकर वो अदर पार्टिकल को रिलीज करता है. फोर्थ रिएक्शन जो भी हमने स्टडी किया, दैट इज़ द इलास्टिक स्कैटरिंग. इलास्टिक स्कैटरिंग में एक्स और वाई जो है वो सेम न्यूक्लियस होते हैं और जस्ट वो स्कैटर कर जाते हैं. ठीक है, स्कैटर कर जाते हैं. अगर इलास्टिक स्कैटर्ड है तो हमारे पास जो वाई प्रोडक्ट में मिलेगा और साथ में मिलेगा बी. देन इन इलास्टिक स्कैटरिंग अगर हम लेंगे तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग में वाई और बी आएगा. नाउ पार्टिकल इंड्यूस्ड रिएक्शन की अगर हम क्लासिफिकेशन भी देखें, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक था दैट वाज द इंड्यूस्ड पार्टिकल रिएक्शन, तो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं बेसिकली. फर्स्ट वन इज़ कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन एंड अदर इज़ डायरेक्ट रिएक्शन. कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, सबसे पहले हम कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, जो इंटरमीडिएट, जिसमें कि डेफिनेट इंटरमीडिएट स्टेट होता है. तो सबसे पहले क्या होता है, इंसिडेंट पार्टिकल अब्जॉर्ब होता है. अब्जॉर्ब होने के बाद कुछ टाइम बाद फिर आउटगोइंग पार्टिकल की एमिशन होता है. बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियस. और उसका जो लाइफ टाइम होता है दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16 सेकेंड. और अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है जो मैंने बॉक्स के अंदर डाला हुआ है उससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर द कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन. यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने डी प्रोजेक्टाइल लिया, ठीक है, और के पोटेशियम 39 ये हमने टारगेट मान लिया. तो जैसे ही प्रोजेक्टाइल टारगेट को हिट करेगा या टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो दोनों मिलकर एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनाएंगे, दैट विल बी कैल्शियम 41. ठीक है, और ये कैल्शियम 41 जो है कुछ टाइम के बाद डिसोशिएट हो जाएगा या डीके हो जाएगा इजेक्टाइल में और साथ में कुछ पार्टिकल डीके होगा. नाउ कम्स टू दी डायरेक्ट रिएक्शन. डायरेक्ट रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन इज़ दैट रिएक्शन जहाँ पर इंसिडेंट न्यूक्लियन जो है वो
टारगेट के न्यूक्लियन के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करता है कि जो एमिटेड पार्टिकल है वो एक सिंगल डायरेक्ट इनकाउंटर से आता है। उसमें जो हमने हमारा पीछे वाला था ना, जो इंटरमीडिएट स्टेट थी, वो नहीं होती इसमें। क्यों नहीं होती है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होती है कि वी कैन से इट लाइक अ डायरेक्ट रिएक्शन। यहाँ पर जो टाइम ऑफ इंट्रैक्शन होता है दैट इज़ 10⁻22। मतलब मेन जो डिफरेंस है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में और डायरेक्ट रिएक्शन में, वो सिर्फ टाइम ऑफ इंट्रैक्शन का है। वहाँ पर टाइम ऑफ इंट्रैक्शन कितना था, दैट इज़ 10⁻16 सेकेंड, और इन हेयर डायरेक्ट रिएक्शन में उसका जो टाइम है दैट इज़ 10⁻22 seconds. Okay, now comes to the different types of direct reaction. There are various type of direct reaction like stripping, pickup, breakup, knockout and elastic. We will discuss one by one. First one, that is the stripping process. तो ये स्ट्रिपिंग प्रोसेस क्या होता है? स्ट्रिपिंग प्रोसेस में जैसे हमने एक ले लिया न्यूट्रॉन, एक ले लिया प्रोटॉन, ये आपस में लूजली बाउंड होते हैं ना न्यूट्रॉन में। तो जैसे ही ये न्यूट्रॉन है ये टारगेट को के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इसका एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन जस्ट टारगेट क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, और बाकी पार्टिकल अपने सेम पाथ पर बिना डिस्टर्बेंस के सीधा चला जाएगा। उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम स्ट्रिपिंग रिएक्शन। इस फिगर में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, और जो रिएक्शंस हैं उसको लिखने का SEA तरीका होता है। जो बाहर K है वो टारगेट है, और K40 दैट इज़ द प्रोडक्ट, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं पहले हम इंसिडेंट पार्टिकल लिखते हैं और फिर इजेक्टाइल लिखते हैं। ओके, नाउ नॉकआउट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नॉकआउट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अगर हमने सेम ड्यूट्रॉन ले लिया और टारगेट हमारा K39 है, तो इसमें क्या होता है, ड्यूट्रॉन पूरा का पूरा टारगेट के अंदर इम्बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें इम्बेंड होने के बाद वो एक के साथ तो इंटरेक्ट करेगा और एक जो है वो अब बाहर चला जाएगा, मतलब प्रोटॉन को उसने नॉकआउट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन था पिकअप रिएक्शन, वो सिर्फ स्ट्रिपिंग रिएक्शन का ही उल्टा है। उसमें ऐसा होता है कि प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो अब उल्टा हो गया, टारगेट के साथ वो एक न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इनइलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो तो रहते हैं सेम, और जो पार्ट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो यूज़ हो जाती है टू रेज वन और बोथ फाइनल पार्टिकल टू एक्साइट सच दैट दे सब्सिक्वेंटली डी एक्साइट बाय गामा एमिशन। ये इसकी एक एग्जांपल दे रखा है। ब्रेकअप रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसका मतलब है टूटना। मैग्नीशियम 24 है और कार्बन 12 आपस में कंबाइन करके उसने क्या किया, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को ब्रेक कर दिया ऑक्सीजन और बेरिलियम में, और कार्बन 12 एज इट इज़ बाहर आ गया। ओके, नाउ कम्स टू दी हैवी आयन इंड्यूस्ड रिएक्शन। ये जो हैवी आयन इंड्यूस्ड रिएक्शन होता है, ये क्या होता है, it is that reaction in which the one induced projectile, heavy ion reaction are the one that are induced by projectile heavier than alpha particle। मतलब कहने का है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल जो लेते हैं वो अगर अल्फा पार्टिकल से हैवियर ले रही हैं तो उसको हम बोलते हैं हैवी आयन इंड्यूस्ड रिएक्शन। हैवी आयन इंड्यूस्ड रिएक्शन में जो इंट्रैक्शन है उसकी शेप में चेंज आ सकता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन की रेशो में चेंज आ सकता है, और इंटरनल एक्साइटेशन एनर्जी में भी चेंज आ सकता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं कि अगर हम हैवी आयन इंड्यूस्ड रिएक्शन यूज़ करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वाई वी आर यूजिंग हैवी आयन इंड्यूस्ड रिएक्शन, that is to explore various aspects of nuclear structure, their dynamic, and thus give the deeper insight into the reaction process. This is the different reaction process in heavy ion induced reaction.
जो यहाँ पर कैटेगराइज कर रखा है, हैवी आयन इंड्यूस्ड जब भी कोलिजन होता है प्रोजेक्टाइल और टारगेट के बीच में, तो एक तो ये केस बन सकता है कि जैसे ही प्रोजेक्टाइल और टारगेट इंटरेक्ट करता है, अगर उसका टाइम ऑफ इंट्रैक्शन बहुत कम होता है तो वो जस्ट इंटरेक्ट करते ही स्कैटर कर जाता है। एक मतलब थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल में तो चेंज आएगा, प्रोजेक्टाइल और टारगेट में। फिर क्या होता है, अगर उसका टाइम स्केल और इंट्रैक्शन बढ़ जाए, उस केस में वो दोनों फ्यूज़ करके एक पहले डाई न्यूक्लियर सिस्टम बनाते हैं। और अगर वो डाई न्यूक्लियर सिस्टम फर्दर बहुत कम टाइम के लिए इंटरेक्ट करें, तो जैसे ही वो डाई न्यूक्लियर सिस्टम बनेगा, वो क्वासी फ्यूजन में फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अगेन ब्रेक हो जाते हैं टू डिफरेंट पार्टिकल्स, प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट में। लेकिन अगर उसका लाइफ टाइम जो है या लाइफ टाइम ऑफ इंट्रैक्शन है वो अगर हम और बढ़ा दें, तो क्या होगा कि जो ये डाई न्यूक्लियर सिस्टम है ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड न्यूक्लियर सिस्टम में, और ये अपनी सारी आइडेंटिटी भूल जाएगा कि बिफोर कंबाइनिंग वो क्या किस स्टेट में था। ठीक है, उसके बाद एक तो केस हो सकता है कि इसमें फ्यूजन हो जाए और दो फ्रैगमेंट हमें मिल जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर उसका लाइफ टाइम और बढ़ जाता है, टाइम जो इंट्रैक्शन का टाइम है वो और बढ़ जाता है, तो वो धीरे धीरे कूल होकर एक इवेपोरेशन रेजिड्यू और एक डिफरेंट इजेक्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ we will discuss all these reaction one by one. डीप इनइलास्टिक और डैम्प्ड कोलिजन, इसमें क्या होता है, हाई न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो में हमें दो न्यूक्लियाई हैं वो ओवरलैप करते हैं, कुछ एनर्जीज़ में एक्सचेंज करते हैं, और उसमें जो उनकी एनर्जी होती है वो 5 MeV पर न्यूक्लियन से कम होती है। इसके बाद एक और हमने जो प्रोसेस पढ़ा था, दैट इज़ दी क्वासी फिजन। क्वासी फिजन में क्या होता है, क्वासी फिजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस व्हेन द इंटरेक्टिंग टू न्यूक्लियाई वो क्या करते हैं, कूलम बैरियर को ओवरकम कर जाते हैं, और इसके वजह से क्या होता है, सिस्टम जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियन को आपस में एक्सचेंज करता है, जिसके वजह से वो फर्दर डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं टू फ्रैगमेंट्स में। लेकिन इनका जो डीके टाइम है वो कंपाउंड न्यूक्लियस के कंपैरिजन में शॉर्टर माना जाता है। अब जो मेरा मेन जो कंसर्न था, दैट वाज द फ्यूजन फिजन रिएक्शन। फ्यूजन फिजन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस के बाद अगर लाइटर पार्टिकल एमिट हो जाते हैं और उसके बाद उसमें फिजन प्रोसेस अकर करता है, तो हम उसे बोलते हैं फ्यूजन फिजन रिएक्शन। और फ्यूजन फिजन में बेसिकली होता क्या है, इसमें एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिक होती है, और इसके और एज कंपेयर टू क्वासी फिजन में तो क्या होता है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सिमेट्री नहीं होती, दे आर द अनआइसोट्रोपिक। वेयर एज जो फ्यूजन फिजन होता है उसमें हमारे पास एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री रहती है। फ्यूजन फिजन रिएक्शन इन मीडियम मास रिप्रेजेंट अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन। इसके बाद इवेपोरेशन रेजिड्यू में क्या होता है, कंपाउंड न्यूक्लियस वो डी एक्साइट होता है फिजन में, और उसमें क्या होता है, पार्टिकल इवेपोरेशन टेक प्लेस। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो डी एक्साइटेशन प्रोसेस से हमें मिलता है, जिसमें लाइटर जो पार्टिकल्स हो गए लाइक फोटोन गामा, ये इजेक्ट आउट होते हैं। नाउ कूलम्स बैरियर का क्या रोल है, ठीक है, कूलम बैरियर का क्या रोल है कि जब भी अगर प्रोजेक्टाइल की एनर्जी कूलम बैरियर से कम है, ठीक है, तो उस केस में दो केसेस बनते हैं, एक तो कम है और अगर उसकी एनर्जी कूलम बैरियर से ज़्यादा है। तो ये आपको डिफरेंट इंट्रैक्शन बताए हुए हैं कि अगर हम इम्पैक्ट पैरामीटर का रोल देखें तो इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली प्रोजेक्टाइल के सेंटर और टारगेट के सेंटर का डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस के बाद वो आपस में इंट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, जिस डिस्टेंस पे वी कैन से।
तो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जो है दोनों के रेडियस से बड़ा है तब तो हम उसमें कूलम्ब स्कैटरिंग यूज़ करेंगे, और अगर उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो टारगेट के रेडियस और जो हमारा प्रोजेक्टाइल का रेडियस है उसके सम के इक्वल है, तो उस केस में इनइलास्टिक या इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है। और अगर उससे कम हो जाए तो उस केस में ट्रांसफ़र रिएक्शन या डीप इनइलास्टिक की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर उसका इम्पैक्ट पैरामीटर का डिस्टेंस सम ऑफ रेडियाई ऑफ टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल से बहुत कम हो जाए तो उस केस में हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। तो देखो ये जो अभी मैंने बताया सेम चीज़ ही इसमें बताई गई है कि बी हमारा है तो बी के बेसिस पे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे में हमने जो मेन फोकस किया है वो किया है रिएक्शन प्रोसेस को एक्सप्लोर करने में, हैवी आयन इंड्यूस्ड रिएक्शन की। तो अगर हम जनरली बात करें तो हैवी आयन इंड्यूस्ड फ्यूजन रिएक्शन को दो तीन तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूट्रॉन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे, फ्यूजन फ्रैगमेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, थर्ड इज़ फ्यूजन फ्रैगमेंट एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। तो यहाँ पर कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो इन सब रिसर्च में हमने डिस्कस किया था हैवी आयन इंड्यूस्ड रिएक्शंस के बारे में, और दिस इज़ द रेफरेंस दैट आई हैव टेकन फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।